किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी पैरन। ये उस जमाने की बात है जब मैं बेहद मुफलिस था और बम्बई में 9 रुपये माहवार की एक खोली में रहता था, जिसमें पानी का नल था न बिजली। एक निहायत ही गलीच कोठरी थी जिसकी छत पर से हजारहा खटमल मेरे ऊपर गिरा करते थे। चूहों की भी काफ़ी बहुतायत थी। इतने बड़े चूहे मैंने फिर कभी नहीं देखे। बिल्लियां उनसे डरती थीं। चाल में सिर्फ एक गुस्लखाना था जिसके दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। सुबह सवेरे चाल की औरतें पानी भरने के लिए उस गुस्लखाने में जमा हो जातीं। यहूदी, मराठी, गुजराती, मद्रासी, भांत भांत की औरतें। मेरा ये मामूल था कि उन औरतों के इज्तिमा से बहुत पहले गुस्लखाने में जाता, दरवाज़ा मेड़ता और नहाना शुरू कर देता। एक रोज़ मैं देर से उठा और मैंने फ़ौरन गुस्लखाने में पहुंचकर नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद खट से दरवाज़ा खुला। मैंने देखा मेरी पड़ोसन थी। बगल में गागर दबाए उसने मालूम नहीं क्यों एक लहजे के लिए मुझे गौर से देखा। फिर वो एकदम पलटी। गागर उसकी बगल से फिसली और फर्श पर लुढ़कने लगी। वो ऐसी भागी जैसे कोई शेर उसका ताक़ुब कर रहा हो। मैं बहुत हंसा। मैंने बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाज़ा खुला। ब्रिजमोहन था। ब्रिजमोहन मेरे साथ मेरी ही खोली में रहता था। मैं नहाने से फारिग हो चुका था और कपड़े पहन रहा था। उसने मुझसे कहा, भाई मंटो, आज इतवार है। मुझे याद आ गया कि उसको बांद्रा जाना है अपनी दोस्त पैरन से मिलने। वो हर इतवार को पैरन से मिलने जाता था। पैरन एक मामूली शक्लो सूरत की एक पारसी लड़की थी जिससे ब्रिजमोहन का मुआशका करीबन 3 बरस से चल रहा था। हर इतवार को वो मुझसे ट्रेन के किराए के लिए 8 आने लेता, पैरन के घर पहुंचता। दोनों एक आध घंटे तक आपस में बातें करते। वो पैरन को इलस्ट्रेटेड वीकली के क्रॉसवर्ड पजल के हल देता और चला जाता। वो बेकार था। सारा दिन सिर न्योड़ाए अपनी दोस्त पैरन के लिए क्रॉसवर्ड पजल हल करता रहता था। पैरन को छोटे छोटे कई इनाम मिल चुके थे। उन इनामात में से ब्रिजमोहन ने एक दमड़ी भी न ली थी। उसके पास पैरन की बेशुमार तस्वीरें थीं। सलवार कमीज में, कुर्ते पजामे में, साड़ी ब्लाउज में, फ्रॉक स्कर्ट में, बेटिंग कॉस्ट्यूम में, फैंसी ड्रेस में, गालिबन 100 से ऊपर होंगी। पैरन कतन खूबसूरत नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वह बहुत ही अदना शक्लो सूरत की थी। लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार कभी ब्रिजमोहन से नहीं किया था और न कभी मैंने उससे पैरन के मुतल्लिक ही कुछ पूछा था कि वो कौन है, क्या करती है, उनकी मुलाकात कैसे हुई, इश्क की इब्तिदा क्यों कर हुई, क्या वो शादी करने का इरादा रखते हैं। ब्रिजमोहन ने भी पैरन के बारे में मुझसे कभी कोई बातचीत न की थी। बस वो हर इतवार को नाश्ते के बाद मुझसे किराए के लिए 8 आने लेता और पैरन से मिलने के लिए बांद्रा रवाना हो जाता और दोपहर तक लौट आता। मैंने खोली में जाकर उसको 8 आने दिए और वो चला गया। दोपहर को लौटने के बाद उसने खिलाफे मामूल मुझसे कहा, आज मामला ख़त्म हो गया। मैंने पूछा, कौन सा मामला? मुझे मालूम ही नहीं था कि वो किस मामले की बात कर रहा है। उसने कहा, पैरन का मामला भाई, आज 2 टूक फैसला हो गया है। मैंने उससे कहा, जब भी तुमसे मिलना शुरू करता हूँ मुझे कोई काम नहीं मिलता, तुम बहुत मनहूस हो। उसने कहा, बेहतर है तुम मुझे मिलना छोड़ दो, देखती हूँ तुम्हें कैसे काम मिलता है। मैं मनहूस हूँ तो तुम अव्वल दर्जे के निकट्टू और कामचोर हो। सो अब मामला ख़त्म हो गया और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह कल ही मुझे काम मिल जाएगा। सुबह तुम मुझे 4 आने देना, मैं सेठ नानू भाई से मिलूँगा, वो मुझे ज़रूर अपना असिस्टेंट रख लेगा। सेठ नानू भाई फिल्म डायरेक्टर मुतअद्दिद मर्तबा ब्रिजमोहन को मुलाजमत देने से इनकार कर चुका था। पैरन की तरह उसका भी यही ख्याल था कि ब्रिजमोहन अव्वल दर्जे का निखट्टू कामचोर है। दूसरे रोज ब्रिजमोहन मुझसे 4 आने लेकर चला गया।
दोपहर को वापस आकर उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि सेठ नानू भाई ने खुश होकर उसको 250 रुपये माहवार पर मुलाजिम रख लिया है। कॉन्ट्रैक्ट 1 बरस का है, दस्तखत हो चुके हैं। फिर उसने जेब में हाथ डालकर 100 रुपये निकाले और मुझे दिखाए। ये एडवांस हैं। जी तो ये चाहता है कि 100 रुपये और कॉन्ट्रैक्ट लेकर बांद्रा जाऊं और पेरेंट्स से कहूं कि लो देखो, मुझे काम मिल गया है। लेकिन डर ये है कि पेरन की नहूसत फौरन मेरे साथ चिपक जाएगी और कल ही नानू भाई मुझे जवाब दे देगा। मेरे साथ एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। इधर मुझे मुलाजमत मिली, उधर मैं पेरन से मिला और अगले ही लम्हे मामला साफ। मुझे किसी न किसी बहाने निकाल दिया गया है। खुदा मालूम इस लड़की में ये नहूसत क्यों है। अब मैं कम अज कम 1 बरस तक उसका मुंह नहीं देखूंगा। मेरे पास कपड़े बहुत कम रह गए हैं। 1 बरस लगाकर कुछ कपड़े बनवा लूं तो फिर देखा जाएगा। 6 महीने गुजर गए। ब्रिजमोहन बराबर काम पर जाता रहा। उसने कई नए कपड़े बनवा दिए थे, 1 दर्जन रूमाल भी रख लिए थे। अब उसके पास वो तमाम चीज़ें थीं जो एक कुंवारे आदमी के आरामो आसाइश के लिए ज़रूरी होती हैं। हमारे दिन अच्छी तरह से गुजर रहे थे। एक रोज़ वो स्टूडियो गया हुआ था। उसके नाम एक खत आया। शाम को जब वो लौटा तो मैं उसे वो खत देना भूल गया। सुबह नाश्ते पर जब वो मुझे याद आया तो मैंने वो खत उसके हवाले किया। लिफाफा थामते ही वो जोर से चीखा, लानत! मैंने पूछा, क्या हुआ? वही पेरन है। हाय, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। ये कहकर उसने चम्मच से लिफाफा खोला, खत निकाला और मुझसे कहा, वही कमबख्त है। मैं भला उसका हैंडराइटिंग भूल सकता हूँ? क्या लिखती है? मेरा सर, लिखती है मुझसे इस इतवार को ज़रूर मिलो, तुमसे कुछ कहना है। उसने खत लिफाफे में डाला और जेब में रख लिया। लो भाई मंटो, नौकरी से इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा, क्या बकवास करते हो? उसने बड़े वसूख से कहा, नहीं मंटो, तुम देख लेना, कल इतवार है और कल मैं पेरन से मिलूंगा। परसों नानू भाई को मुझसे कोई ना कोई शिकायत पैदा हो जाएगी और वो मुझे फौरन निकाल बाहर करेगा। मैंने कहा, अगर तुमने इतना वसूख है तो मत जाओ उससे मिलने। ये नहीं हो सकता, वो बुलाए तो मुझे जाना ही पड़ता है। क्यों? बस ऐसे ही। फिर मुलाजमत करते करते भी मैं कुछ उकता चुका हूँ। 6 महीने से ऊपर हो गए यार। वो मुस्कुराया और चला गया। दूसरे रोज सुबह वो नाश्ता करके बांद्रा गया और दोपहर को पेरेंट्स से मुलाकात करने के बाद लौट आया। उसने मुलाकात के बारे में कोई बात न की। मैंने पूछा, मिल आए अपने मनहूस सितारे से? हाँ, मिल आया। मैंने उसे ये भी कह दिया कि अब मुझे मुलाजमत से बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा। वो खाट पर से उठा और बोला, चलो आओ, खाना खाएं। हम दोनों ने हाजी होटल में खाना खाया। इस दौरान में पेरन की कोई बात न हुई। रात को सोने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, अब देखो कल क्या गुल खिलता है। मेरा ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा, मगर अगले रोज वो खिलाफे मामूल स्टूडियो से जल्दी लौट आया। मुझे देखकर खूब जोर से हंसा। जवाब मिल गया भाई। मैंने समझा वो मजाक कर रहा है। कहा, हटाओ यार, जो हटना था वो तो हट गया है, अब क्या हटाऊं? सेठ नानू भाई पर टांच आ गई है, स्टूडियो सील हो गया है। मेरी वजह से बेचारे नानू भाई पर भी आफत आ गई। वो फिर हंसने लगा। मैं सिर्फ इतना कह सका, यार ये अजीब सिलसिला है। देख लो, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। उसने सिगरेट सुलगाया और कैमरा उठाकर खोली से बाहर निकल गया। वो फिर बेकार था। जब उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई तो उसने हर इतवार को फिर मुझसे बांद्रा जाने के लिए 8 आने मांगने शुरू कर दिए। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती थी ये थी कि वो हर इतवार को आधे 1 घंटे तक पेरन से क्या बातें करता होगा। वैसे वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता था, मगर उस लड़की से जिसकी नहूसत का उसको मुकम्मल तौर पर यकीन था, वो किस किस्म की बातें करता होगा। एक रोज़ मैंने उससे पूछा, ब्रिज,
क्या पेरन को भी तुमसे मोहब्बत है? नहीं, वो किसी और से मोहब्बत करती है, उसने जवाब दिया। मुझे उसका जवाब सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर तुमसे क्यों मिलती है? इसलिए कि मैं ज़हीन हूँ, अपने कैमरे से उसके भद्दे चेहरे को खूबसूरत बनाकर पेश कर सकता हूँ। उसके लिए क्रॉसवर्ड पजल हल करता हूँ। कभी कभी उसको इनाम भी मिल जाता है। मंटो, तुम नहीं जानते इन लड़कियों को, मैं खूब पहचानता हूँ इन्हें। पेरन जिससे मोहब्बत करती है उसकी कमियां अच्छी तरह जानती है और मुझसे मिलकर वो कमियां पूरी कर लेती है। वो मुस्कुराया। बड़ी 420 है। मैंने कदरे हैरत से पूछा, फिर तुम मुझसे क्यों मिलते हो? वो बड़े जोर से हंसा। चश्मे के पीछे अपनी आंखें सिकोड़ कर उसने कहा, मुझे मज़ा आता है। किस बात का? मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ, उसकी नहुसत का इम्तिहान। पिछले 3-4 बरसों से, यानी जब से हमारी मुलाकातें शुरू हुई हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो मनहूस है। थोड़े थोड़े वक्फों के बाद मैंने जब भी उससे मिलना शुरू किया, मुझे अपने काम से जवाब मिल गया। अब मेरी एक मनहूस ख्वाहिश है कि उसके मनहूस असर को चकमा देकर निकल जाऊं। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरा जी चाहता है कि इस बार मैं मुलाजमत से जवाब मिलने से पहले ही खुद मुलाजमत से अलग हो जाऊं, यानी खुद अपने आका को जवाब दे दूं। वो मुझसे वजह पूछे तो उससे कहूं, जनाब, मुझे मालूम था कि आप मुझे बरतरफ करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको जहमत ही न दी और खुद अलग हो गया। आप नहीं जानते कि आप मुझे बरतरफ नहीं कर रहे थे। बरतरफ करने वाली मेरी दोस्त पैरन है, जिसकी नाक मेरे कैमरे में इस तरह घुसती है जैसे तीर। वो मुझे देखता रह जाए और मैं बाहर निकल आऊं। वो मुस्कुराया। बस, मेरी यही एक छोटी सी ख्वाहिश है, जाने पूरी होती है या नहीं। मैंने कहा, अजीबो गरीब ख्वाहिश है तुम्हारी। मेरी हर चीज़ अजीबो गरीब होती है। पिछले इतवार मैंने पैरन के उस दोस्त के लिए जिससे वो मोहब्बत करती है एक तस्वीर खींची थी, टेलीफोन पर गिरे हुए एक हसरत ज़दा शख्स की। उल्लू की दुम मेरी तस्वीर को कंपटीशन में भेजेगा और यकीनी तौर पर उसे इनाम मिलेगा। ये कहकर वो मुस्कुराया। वो वाकई अजीबोगरीब आदमी था। वो पैरन के दोस्त के लिए कई बार तस्वीरें खींच चुका था, जो इलस्ट्रेटेड वीकली में पैरन के दोस्त के नाम से छप चुकी थी। जाहिर है पेरन बहुत खुश हुई थी। वो उन तस्वीरों को देखता था तो मुस्कुरा देता था। वो पेरन के दोस्त की शक्ल सूरत तक से नाआशना था। पेरन ने उससे अपने दोस्त की मुलाकात तक न कराई थी। बस सिर्फ इतना बताया था कि उसका दोस्त किसी मिल में काम करता है और बहुत खूबसूरत है। उसने जब क्यों मियाँ मंटो कहा तो मैं चौंका। मैंने उसकी तरफ देखा। ब्रिज, तुम्हारी मनहूस ख्वाहिश पूरी करने में बहुत वक्त लग सकता है। कैसे? मैंने कहा, पहले तुम्हारा पेरन वाला मामला खत्म हो, तब कोई तुम्हें मुलाजमत मिले, फिर तुम्हें पेरन बुलाए और तुम उससे मिलने जाओ, और यूं। उसने मेरी बात काट दी। हाँ, इंतज़ार की ये कोफ तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। बस महीना गुजर गए। इतवार की सुबह 8 आने, बांद्रा, पैरन, दोपहर को उसकी वापसी सिलसिले में ज़र्रा बराबर तब्दील न आई। एक इतवार को बांद्रा से वापस आने के बाद उसने मुझसे कहा, लो भाई मंटो, आज मामला ख़त्म हो गया। मैंने पूछा, पैरन वाला? तो और कौन सा? मैंने कहा, मुझे तो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा था। आखिर कैसे ख़त्म हुआ? ऐसे ही, बातों बातों में उसने मुझे कामचोर कहा और मैंने उसको मनहूस। बस मामला ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मुझे कोई ना कोई मुलाजमत मिल जाएगी। मेरा ख्याल है मैं सेठ नियामी अली से मिलूं। उसने एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया है। यार, ज़रा नियाज़ अली के दफ्तर का पता लगा कर तो बताओ। मैंने सेठ नियाज़ अली के दफ्तर का पता एक दोस्त से पूछकर उसको बता दिया। वो अगले ही रोज़ वहाँ गया। शाम को लौटा तो उसके मुतमईन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लो भाई मंटो, ये कहकर उसने जेब से एक टाइपशुदा कागज़ निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था। तनख्वाह 200 रुपये माहवार। कम तो है, लेकिन नियाज़ अली ने कहा है बड़ा देगा। मेरा ख्याल है ठीक ही है।
मैं हंसा। अब पेरेंट्स से कब मिलोगे? वो मुस्कुराया। कब मिलूंगा? जब वो बुलाएगी। मंटो यार, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। देखें कब बुलाती है। जरा देर से बुलाए तो अच्छा है, 3-4 जोड़े बन जाएं, कुछ हालात बेहतर हो जाए। जब भी बुलाएगी जाना तो पड़ेगा, चाहे आज ही जाना पड़े। हाँ, 50 रुपये एडवांस ले आया हूँ, तुम इधर उधर का कर्ज चुका दो। मैंने होटल वाले का कर्ज फौरन चुका दिया। हमारे दिन बड़ी खुशहाली से गुजरने लगे। 100 रुपये माहवार मैं कमा लेता था, 200 रुपये माहाना वो ले आता था। बड़े ऐश थे। 5 महीने गुजर गए। अचानक एक रोज़ उसको पेरन का खत मौसूल हुआ। लो भाई मंटो, इज़राइल साहब तशरीफ़ ले आए हैं। सच बात तो यह है कि खत उसको मिला था और खौफ मैंने महसूस किया था। उसने मुस्कुराते हुए लिफाफा चाक किया। खत निकाल कर पढ़ा। बिल्कुल मुख्तसर तहरीर थी। मैंने पूछा, क्या फरमाती है? फरमाती है, इस इतवार को मुझसे ज़रूर मिलो, एक अशद ज़रूरी काम है। उसने खत लिफाफे में वापस डालकर जेब में रख लिया। मैंने पूछा, जाओगे? जाना ही पड़ेगा। फिर उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, ब्रिज मत जाओ उससे मिलने, बड़े अच्छे दिन गुजर रहे हैं। तुम नहीं जानते मैं खुदा मालूम किस तरह तुम्हें 8 आने दिया करता था। वो मुस्कुराया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अफसोस है कि वो दिन फिर आने वाले हैं और तुम फिर खुदा मालूम किस तरह मुझे हर इतवार को 8 आने दिया करोगे। इतवार को वो पेरेंट्स से मिलने बांद्रा गया। वापस आया तो उसने मुझसे कहा, मैंने आज पेरेंट्स से कह दिया, ये 12वीं मर्तबा है कि मुझे तुम्हारी नहुसत की वजह से बरतरफ होना पड़ेगा। तुम पर रहमत हो जरतुस्त की। मैंने पूछा, तुम्हारी बात सुनकर उसने कुछ कहा? उसने जवाब दिया, फ़कत इतना, तुम सिली इडियट हो। मैंने कहा, और वो तुम हो? 100%। वो हंसा। अब कल सुबह स्टूडियो जाते ही मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करने वाला हूँ। इस्तीफ़ा मैंने वही पेरेंट के सामने ही लिख लिया था। उसने मुझे इस्तीफ़ा दिखा दिया। दूसरे रोज़ उसने खिलाफे मामूल जल्दी जल्दी नाश्ता किया और स्टूडियो के लिए रवाना हो गया। शाम को लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने मुझसे कोई बात न की। मुझे ही बिलाखिर उससे पूछना पड़ा, क्यों ब्रिज यार, क्या हुआ? उसने बड़ी नाउमीदी से सिर हिलाया। कुछ नहीं यार, सारा मामला ही खत्म हो गया। क्या मतलब? मैंने सेठ नियाज अली को अपना इस्तीफ़ा पेश किया। पढ़ने के बाद उसने मेरा इस्तीफ़ा फाड़ दिया और मुस्कुराकर मुझे एक खत दिया। लिखा था कि मेरी तनख्वाह पिछले महीने से 200 की बजाय 300 रुपये माहवार कर दी गई है। मैंने इत्मीनान का एक लंबा सांस भरा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, यार, पेरन की नहुसत खत्म होते ही मेरे लिए पेरन भी खत्म हो गई और मेरा एक निहायत दिलचस्प मशगला भी खत्म हो गया। अब कौन मुझे बेकार रखने का मुजीब होगा? तो दोस्तों, ये थी कहानी सादत हसन मंटो की लिखी पेरन। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।